बंसल एजुकेशन हब। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सब लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर बंसल एजुकेशन हब। सो फ्रेंड्स, अगर आपको याद होगा कि हम लोगों ने हमारी लास्ट वीडियो मैंने आपको डाली थी, उसमें मैंने आपको प्राइवेट कंपनी के बारे में, पब्लिक कंपनी के बारे में और 1% कंपनी के बारे में बताया था। या फिर मैं बोल सकता हूँ कि मैं आपको टाइप्स ऑफ कंपनीज के बारे में ऑलरेडी बता चुकी हूँ। ठीक है, तो मैं आपको एक छोटा सा रिकैप देती हूँ जिसमें आपको याद आ जाएगा पब्लिक कंपनी कौन सी थी, प्राइवेट कौन सी थी और 1% कंपनी कौन सी थी। तो देखिए, बहुत छोटा सा रिकैप होने वाला है, तो वीडियो को ज़रूर देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा क्योंकि ये याद आना ज़रूरी है। देखो, प्राइवेट कंपनी मैंने आपको बताया था, अगर ऑन बेसिस ऑफ मेंबरशिप की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर मिनिमम 2 मेंबर चाहिए होते हैं और मैक्सिमम 200। ठीक है, और साथ ही साथ प्राइवेट कंपनी में ट्रांसफर ऑफ शेयर के ऊपर क्या लग जाती है, रोक लग जाती है और यहाँ पर जनरल पब्लिक का कोई भी रोल नहीं होता। और जो प्राइवेट कंपनी होती है उसके लिए ये नेसेसरी होता है कि वो अपने नाम के पीछे प्राइवेट लिमिटेड ज़रूर लगाए। ठीक है, देन पब्लिक कंपनी की अगर मैं बात करूं, पब्लिक कंपनी मैंने आपको बताया था कि इधर ट्रांसफर ऑफ शेयर्स पे कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं होता, कोई भी रोक नहीं होती, आप इजीली शेयर्स को ट्रांसफर कर सकते हैं। देन मिनिमम 7 मेंबर्स रिक्वायर्ड होते हैं और मैक्सिमम कोई भी लिमिट नहीं होती है। और यहाँ पर जनरल पब्लिक का रोल प्ले होता है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल है जनरल पब्लिक का। देन 1% कंपनी की अगर मैं बात करूँ तो 1% कंपनी वो कंपनी होती है जहाँ पर मेंबर्स के नाम पे केवल एक ही पर्सन हो, यानी कि एक ही पर्सन इस कंपनी को रन करेगा। देन मैंने आपको जो इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ बताया था वो था फ्रेंड्स कि ओपीसी को आप किन किन सिचुएशंस ऐसी आ जाती हैं जब ओपीसी को प्राइवेट या फिर पब्लिक कंपनी में आपको कन्वर्ट करना पड़ता है। तो 2 सिचुएशंस थी, मैं आपको याद दिला देती हूँ। जब पेड अप शेयर कैपिटल जो है एक्सीड कर जाता है 50 लाख रुपीज से तब, एंड देन एनुअल टर्नओवर जब 2 करोड़ से एक्सीड कर जाता है तब। यानी कि 2 कंडीशंस ऐसी हैं, अगर जो आपका शेयर कैपिटल है वो 50 लाख से ऊपर चला जाएगा या फिर आपका एनुअल टर्नओवर 2 करोड़ से ऊपर चला जाएगा, तब आपको अपनी ओपीसी यानी कि 1% कंपनी को प्राइवेट या फिर पब्लिक कंपनी में कन्वर्ट करना ज़रूरी हो जाएगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स, आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स यूज्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी, यानी कि ऐसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स जो कि एक कंपनी की फॉर्मेशन के द्वारा जब कंपनी फॉर्म होती है तब बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं। तो वैसे कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं, हम उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो हमारा पहला डॉक्यूमेंट है जो कि हमारा मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, इसको हम लोग MOA भी बोलते हैं। वहीं हमारा सेकंड डॉक्यूमेंट जो है वो हमारा आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, इसको हम लोग AOA भी बोलते हैं। एंड थर्ड है हमारा प्रॉस्पेक्टस। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के बारे में पढ़ेंगे कि क्या है ये मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, MOA बेसिकली होता क्या है, इसके अंदर क्या क्या कंटेंट्स होते हैं और ये कंपनी के फॉर्मेशन के लिए ज़रूरी क्यों है। तो देखिए, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, पहला पॉइंट है हमारा, इट इज़ अ प्रिंसिपल डॉक्यूमेंट ऑफ द कंपनी। ये एक कंपनी का प्रिंसिपल डॉक्यूमेंट होता है, यानी कि मेन डॉक्यूमेंट होता है। इट कंटेन्स द पावर एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द कंपनी। इस डॉक्यूमेंट के अंदर कंपनी की पावर और ऑब्जेक्टिव्स के बारे में बताया गया होता है, यानी कि कंपनी के पास कितनी पावर है, कितने ऑब्जेक्टिव्स कंपनी प्ले कर रही है या किस ऑब्जेक्टिव के लिए कंपनी फॉर्म हो रही है, वो सब मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में होता है। ठीक है, इट प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन टू आउटसाइडर्स सच एज क्रेडिटर्स, सप्लायर्स एक्सेट्रा। साथ ही साथ ये कंपनी की जितनी भी पूरी जो इन्फॉर्मेशन होती है वो आउटसाइडर्स को देती है, यानी कि जैसे कि हमारे आउटसाइडर्स में कौन कौन हो गए, क्रेडिटर्स हो गए, सप्लायर्स हो गए। ठीक है, जस्ट फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ। सपोज ये XYZ है, ठीक है, लिमिटेड कंपनी है। ठीक है, इस कंपनी के साथ मैं कॉन्ट्रैक्ट में आना चाहती हूँ। जब मैं इस कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट में आना चाहूँगी तो मेरे को MOA पढ़ना ज़रूरी होगा, यानी कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन पढ़ना ज़रूरी होगा। उस कंपनी के लॉज, उस कंपनी की पावर, उस कंपनी के ऑब्जेक्टिव, उस कंपनी की फाइनेंशियल पावर कितनी है, मतलब सब कुछ जो है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में मेंशन होता है। ठीक है, तो कोई भी पर्सन अगर किसी भी कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट में आता है तो उसको मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन की नॉलेज होना ज़रूरी होती है। और एक और बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात फ्रेंड्स, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को हम लोग एक नाम से और जानते हैं, वो है हमारा डॉक्ट्राइन ऑफ आउटडोर मैनेजमेंट।
ठीक है। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को हम लोग डॉक्ट्राइन ऑफ आउटडोर मैनेजमेंट के नाम से भी जानते हैं। अगर एग्जाम में क्वेश्चन में पूछा जाता है डॉक्ट्राइन ऑफ आउटडोर मैनेजमेंट क्या है, तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि ये यहाँ पर बात किसकी हो रही है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन की हो रही है, यानी कि MOA की बात हो रही है। देन हम लोग बात करते हैं कंटेंट्स ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, यानी कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन जो डॉक्यूमेंट है उसमें क्या क्या कंटेंट आ जाता है। ठीक है, तो हम लोग अब उसके बारे में बात करें तो देखो, सबसे पहला हमारा पॉइंट है नेम क्लॉज। कितने क्लॉज, यानी कि इसमें जो आपके क्लॉजेज हैं 6 क्लॉजेज है, उसमें हमारा जो फर्स्ट क्लॉज है वो है हमारा नेम क्लॉज। ठीक है, तो देखो, दिस क्लॉज कंटेन्स द कंप्लीट नेम ऑफ द कंपनी। इस क्लॉज में कंपनी का कंप्लीट नेम आएगा। देखो, कंपनी का कंप्लीट नेम से यहाँ क्या मतलब है, सपोज एक कंपनी है, उसको हम लोग बोलते हैं RS कंपनी। ठीक है, तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में आप लोग RS कंपनी लिखेंगे नहीं, इस कंपनी RS की कोई ना कोई फुल फॉर्म तो होगी, यानी कि इस कंपनी का कंप्लीट नेम क्या है, राम सन्स कंपनी। ठीक है, क्या नाम है इस कंपनी का, तो आप पूरा नाम मेंशन करोगे, पूरा पूरा प्रॉपर नेम, इसमें कोई शॉर्ट फॉर्म नहीं चलेगी, इसमें प्रॉपर नेम आएगा कंपनी का, आपकी कंपनी का नाम क्या है। ठीक है, इसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो हम लोग देखते हैं। द नेम ऑफ द कंपनी मस्ट एंड विद द वर्ड लिमिटेड इन केस ऑफ पब्लिक कंपनी एंड प्राइवेट लिमिटेड इन केस ऑफ प्राइवेट कंपनी। ये तो मैंने आपको बताया ही था कि जो प्राइवेट कंपनी होती है उसके नाम के पीछे प्राइवेट लिमिटेड लिखना ज़रूरी होता है, और जो पब्लिक कंपनी होती है उसके नाम के पीछे केवल लिमिटेड लिखा जाता है। तो कंपनी की ये चीज़ कंपलसरी है, जो प्राइवेट है वो PVT LTD लगाएगी। देखो, प्राइवेट के लिए शॉर्ट फॉर्म होती है प्राइवेट लिमिटेड की PVT LTD। ठीक है, जो आगे कंपनी का नाम होगा वो, और अगर ये पब्लिक कंपनी होगी तो केवल LTD लगाएगी और आगे उसका नाम हो जाएगा। ठीक है, देन हमारा सेकंड पॉइंट है वो क्या है, द नेम शुड नॉट बी सिमिलर टू द नेम ऑफ द अदर कंपनी। जो कंपनी का नाम है वो दूसरी कंपनी के नाम से सिमिलर नहीं होना चाहिए, कुछ ना कुछ डिफरेंस तो होगा। जैसे कि यही वाला एग्जांपल ले लेते हैं, ये है राम एंड सन्स कंपनी। ठीक है, इसमें थोड़ा बहुत अगर मैं डिफरेंस कर दूं, राम्स सन कंपनी, तो यहाँ पे डिफरेंस हो गया, नाम ट्रांसलेशन सेम है, मतलब ऑलमोस्ट सिमिलर नहीं होना चाहिए, कुछ ना कुछ डिफरेंस जरूर होना चाहिए। देन हमारा थर्ड पॉइंट है वो क्या है, द नेम शुड नॉट कंटेन द वर्ड कोऑपरेटिव। जो कंपनी का नाम है ना उसमें कोऑपरेटिव वर्ड इंक्लूड नहीं होना चाहिए, यानी कुछ भी नाम हो लेकिन कोऑपरेटिव कहीं पर भी नहीं होना चाहिए, कोई भी वर्ड कोऑपरेटिव नहीं होना चाहिए। ठीक है, द नेम शुड नॉट कन्वे एनी लिंक विद द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। अब ये बहुत कॉमन सी चीज़ है, जो गवर्नमेंट की चीज़ है आप उसको अपने कंपनी के नाम के आगे तो यूज़ कर नहीं सकते, यानी कि आपका जो कंपनी का नाम है ना वो किसी भी तरीके से कोई भी लिंक नहीं दिखाना चाहिए उसको गवर्नमेंट डिपार्टमेंट की। जैसे अगर मैं बोलूँ फॉर एग्जाम्पल, फॉर से ले लेती हूँ, जैसे कि रेलवे कंपनी। ठीक है, मैं फॉर से ले रही हूँ, देखो रेलवे कंपनी कहीं ना कहीं अब गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से बात कर रहे हो, यानी कि कहीं ना कहीं लिंक हो रहा है, तो ये नाम आपका कैंसिल हो जाएगा, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में लगेगा ही नहीं, जब रजिस्ट्रेशन कराने जाओगे तब ये नाम होगा ही नहीं। ठीक है, आपसे वो रजिस्ट्रार बोलेगा कि आप जो है नाम चेंज करो कंपनी का। तो कोई भी नाम हो, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से कोई भी लिंक नहीं होना चाहिए, कोई भी नाम, यानी किसी भी तरीके से कोई भी लिंक नहीं आना चाहिए। ठीक है, देन अल्टरनेशन ऑफ नेम क्लॉज। देखो इसका क्या मतलब है, ये सिंपल सरनेम में से चेंज। ठीक है, अगर आप अपने नेम क्लॉज में कोई भी टाइप की चेंज करवाना चाह रहे हो, या आपको आगे चल के जो चेंज कराना पड़ रहा है, तो वो आप कैसे करा सकते हो। आपको अपना नाम सूट नहीं कर रहा है, आपको कंपनी का नाम बदलवाना, तो आप कैसे मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन से वो नाम चेंज करा सकते हो। देखो कैसे कराओगे, the company can change its name by passing a special resolution and by obtaining a written approval of central government। देखो, कंपनी कब अपना नाम चेंज कर सकती है, जब वो एक स्पेशल रिजोल्यूशन पास कराए। इसका होता है विशेष संकल्प, यानी कि अगर मैं सिंपल भाषा में बोलूं तो ये मेजॉरिटी देखती है। ठीक है, 75% अगर आपका जो नेम प्लस आपको चेंज कराना है, 75% मेजॉरिटी आपके पास होनी चाहिए, तभी आप नेम जो है चेंज करा पाओगे। और साथ ही साथ में आपके पास एक रिटन अप्रूवल होना चाहिए सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। ठीक है, दो चीज़ मेन है, आपके पास मेजॉरिटी होनी चाहिए यानी कि स्पेशल रिजोल्यूशन होना चाहिए, एंड आपके पास एक रिटन अप्रूवल होना चाहिए सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा कि हाँ भाई मैं अपने कंपनी का नाम चेंज करवा रहा हूँ, मेरे पास स्पेशल रिजोल्यूशन भी है और एक रिटन अप्रूवल भी है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा।
ठीक है, तब जाके आपका कहीं जो नेम है कंपनी का वो चेंज हो सकता है। तो हम लोग नेक्स्ट क्लॉज को देखते हैं, जो कि हमारा सिचुएशन क्लॉज। ठीक है, ये क्लॉज क्या होता है? दिस क्लॉज कंटेन्स द नेम ऑफ द स्टेट इन विच द रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द कंपनी इज सिचुएटेड। इस क्लॉज में उस स्टेट का नाम होता है जहां पर कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस होता है। ठीक है, क्या होता है? रजिस्टर्ड ऑफिस। उस वाली, ऐसे सपोज मैं उत्तर प्रदेश की हूँ, जो मेरी स्टेट है, यहाँ पे मेरा जो रजिस्टर्ड ऑफिस है इधर है, तो मेरे सिचुएशन क्लॉज में उत्तर प्रदेश स्टेट का नाम मेंशन होना ज़रूरी है। ठीक है, यानी कि जिस स्टेट से आप रजिस्टर करा रहे हो, जिस स्टेट में आपका रजिस्टर्ड ऑफिस है, आपको उस जगह का, उस स्टेट का नाम मेंशन करना ज़रूरी होता है। ये उस स्टेट का नाम इसमें कंटेन होता है। ठीक है, इट इज़ नेसेसरी बिकॉज अ कंपनी गेट रजिस्टर्ड फ्रॉम दैट स्टेट। ये नेसेसरी क्यों है? क्योंकि कंपनी का जो रजिस्ट्रेशन हुआ है वो उसी स्टेट से हुआ है। ठीक है, a company must have a registered office when it starts its business activities or within 30 days of registration। अगर कंपनी के पास रजिस्टर्ड ऑफिस नहीं है, ठीक है, तो उसको जल्द से जल्द, जब वो बिजनेस एक्टिविटीज को स्टार्ट करती है, तब उसको रजिस्टर्ड ऑफिस रजिस्टर करवा लेना चाहिए। ठीक है, मतलब होना चाहिए रजिस्टर्ड ऑफिस। और अगर जो उसने रजिस्ट्रेशन कराया है अपनी कंपनी का, उसके 30 दिन के अंदर अंदर उसके पास रजिस्टर्ड ऑफिस होना चाहिए। उस स्टेट का नाम उसे मेंशन करना पड़ेगा। ठीक है, अब यहाँ पे एक छोटा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट है फ्रेंड्स। देखो, रजिस्टर्ड ऑफिस और हेड ऑफिस में बहुत बड़ा फर्क है। मतलब है बहुत छोटा सा, लेकिन आपको ना मतलब समझना पड़ेगा। देखो, इन केस ऑफ कंपनी के केस में जो आपकी प्रिंसिपल प्लेस होती है, जहाँ से आपने रजिस्ट्रेशन कराया होता है अपनी कंपनी का, उस प्रिंसिपल प्लेस को हम बोलते हैं रजिस्टर्ड ऑफिस। क्या बोलते हैं? रजिस्टर्ड ऑफिस। कंपनी के उसमें, ठीक है, केवल कंपनी के केस में। लेकिन जो हमारे पार्टनरशिप का केस हो जाता है या फिर कोई भी दूसरी बिजनेस का केस हो जाता है, उस केस में जो हमारी प्रिंसिपल प्लेस होती है, जहाँ से हम लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया होता है, ठीक है, उसको हम बोलते हैं हेड ऑफिस। क्या बोलते हैं? हेड ऑफिस। तो कंपनी के केस में प्रिंसिपल प्लेस कौन सी होती है? रजिस्टर्ड ऑफिस। और पार्टनरशिप या फिर कोई दूसरी बिजनेस के जो केस में जो उनकी प्रिंसिपल प्लेस होती है, वो क्या होती है? हेड ऑफिस। ठीक है, याद रखना फ्रेंड्स, कंपनी में क्या होता है? रजिस्टर्ड ऑफिस चलता है, बाकी सब जगह हेड ऑफिस चलता है। ठीक, अब कंपनी, ये तो मैंने आपको बता ही दिया, कंपनी जब रजिस्टर्ड हो गई है, उसके जब वो अपनी बिजनेस एक्टिविटी स्टार्ट करे, तब उसको अपनी जो रजिस्टर्ड ऑफिस है वो मेंशन कराना पड़ता है सिचुएशन क्लॉज में। या फिर रजिस्ट्रेशन, जब उस कंपनी का रजिस्ट्रेशन हुआ है, उसके 30 दिन के अंदर अंदर उसे रजिस्टर्ड ऑफिस बनवाना पड़ता है या उस मेंशन करवाना पड़ता है अपने एमओए में। ठीक है, देन अल्टरनेशन ऑफ सिचुएशन क्लॉज। अब इसके भी जो चेंजेस, देखो अगेन चेंज है यहाँ पे। अगर आपको चेंज करवाना है तो आप कैसे करवाओगे? तो यहाँ पे 3 केसेस हैं। देखो, अगर आपको चेंजेस करवाने हैं तो यहाँ 3 केसेस हैं, मैं बता देती हूँ कैसे कैसे। एक हमारा है स्टेट टू स्टेट, जब हम एक स्टेट से दूसरी स्टेट में जा रहे होते हैं। ठीक है, एक है हमारा टाउन टू टाउन, एक ही स्टेट में एक टाउन से दूसरे टाउन में जा रहे होते हैं। और तीसरा है हमारा लोकेलिटी टू लोकेलिटी, यानी कि देखो, ये हमारी वन स्टेट से दूसरी स्टेट में जा रहे हैं, एक ही स्टेट में एक टाउन से दूसरे टाउन में जा रहे हैं, एक ही टाउन में एक लोकेलिटी से दूसरी लोकेलिटी में जा रहे हैं। 3 केस कौन कौन से हैं? जब आप स्टेट चेंज कर रहे हो तब, और जब आप टाउन चेंज करो लेकिन आपकी स्टेट सेम रहेगी, एंड थर्ड, आपका टाउन सेम है, आप केवल अपनी लोकेलिटी चेंज कर रहे हो, रहने की जगह चेंज कर रहे हो। ठीक है, तो वो कब कब होगा तो मैं आपको बताती हूँ। बाय पासिंग अ स्पेशल रेजोल्यूशन एंड बाय ऑब्टेनिंग सेंशन ऑफ रजिस्टर्ड ऑफ बोथ द स्टेट्स। देखो, इसमें भी आपको ऑफकोर्स मेजोरिटी चाहिए, 75% आपको मेजोरिटी चाहिए, स्पेशल रेजोल्यूशन और डॉक्यूमेंट चाहिए। साथ ही साथ आपको सेंशन चाहिए दोनों ही रजिस्ट्रार्स का, जहाँ से आप स्टेट चेंज कर रहे हो। सपोज आप कोई भी स्टेट में जा रहे हो, दोनों ही स्टेट का आपको रजिस्ट्रार का सेंशन चाहिए, तभी आप जो है अपना सिचुएशन क्लॉज बदल सकते हो। ठीक है, तो समझ में आया? अगर आप एक स्टेट से दूसरी स्टेट में अपना रजिस्टर्ड ऑफिस जो है शिफ्ट कर रहे हैं, तो आपको स्पेशल रिजोल्यूशन चाहिए और साथ ही साथ दोनों ही स्टेट के रजिस्ट्रार से सैंक्शन चाहिए होगा, तभी आप चेंज कर पाओगे। देन हमारा नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है जब हम सेम स्टेट में टाउन टू टाउन शिफ्ट होते हैं तब। तो इस केस में आपको क्या चाहिए? बाय पासिंग अ स्पेशल रिजोल्यूशन, अगेन आपको स्पेशल रिजोल्यूशन चाहिए, 75% आपके पास मेजोरिटी होनी चाहिए,
ओनली इफ द ऑफिस इज टू बी शिफ्टेड फ्रॉम वन टाउन टू अदर। केवल आपके पास मेजोरिटी होनी चाहिए जब आपका जो ऑफिस है वो एक टाउन से दूसरे टाउन में शिफ्ट हो रहा है इन द सेम स्टेट। तो आपको डिफरेंस पता चला, यहाँ पे आपको दोनों ही रजिस्ट्रार्स की क्या चाहिए थी, सेंक्शन चाहिए थी, उनकी मंजूरी चाहिए थी। ठीक है, यहाँ पर जब आप केवल टाउन टू टाउन में कर रहे हैं तो आपको केवल और केवल स्पेशल रिजोल्यूशन की ही जरूरत है। ठीक है, देन हमारा थर्ड पॉइंट है बाय पासिंग एन ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन। केवल एक ऑर्डिनरी हमने रिजोल्यूशन पास कर दिया है। इफ द ऑफिस इज टू बी शिफ्टेड फ्रॉम वन लोकेलिटी टू अनदर विद इन द सेम टाउन। जब आपका जो ऑफिस है वो शिफ्ट हो रहा है एक लोकेलिटी से दूसरी लोकेलिटी में किसी एक ही टाउन में। ठीक है, तो उसमें आपको ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन पास करवाना है। तो आपको याद रहेगा फ्रेंड्स, जब हम टाउन टू टाउन शिफ्ट करते हैं तो हमारे पास केवल और केवल स्पेशल रिजोल्यूशन चाहिए होता है। जब हम लोकेलिटी टू लोकेलिटी शिफ्ट करते हैं तो हम लोग के पास ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन चाहिए होता है। एंड जब हम लोग स्टेट टू स्टेट शिफ्ट करते हैं तब हम लोगों को जो है स्पेशल रिजोल्यूशन और साथ ही साथ दोनों ही रजिस्ट्रार्स की मंजूरी चाहिए होती है। ओके, देन हमारा थर्ड जो क्लॉज है वो है हमारा ऑब्जेक्ट क्लॉज। बहुत इजी क्लॉज है ये क्लॉज। ये क्लॉज क्या डिफाइन करता है? ये क्लॉज डिफाइन करता है स्कोप और लिमिटेशंस कंपनी की। देखो वही चीज है, दिस क्लॉज डिफाइंस द स्कोप एंड लिमिटेशंस ऑफ द एक्टिविटीज ऑफ द कंपनी। उस कंपनी का स्कोप क्या है, उसका कंपनी की लिमिटेशंस क्या है, उसकी एक्टिविटीज यानी कि जितनी जो वो एक्टिविटीज परफॉर्म कर रही है उसका स्कोप, उसकी लिमिटेशंस क्या क्या है कंपनी की, ये क्लॉज वो डिफाइन करता है। ठीक है, देन द ऑब्जेक्ट ऑफ द कंपनी मस्ट बी लीगल। जो ऑब्जेक्ट यानी कि जिस ऑब्जेक्ट से वो कंपनी फॉर्म हुई है वो क्या होना चाहिए? लीगल होना चाहिए। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है द ऑब्जेक्ट मस्ट बी इमोरल, नॉट बी इमोरल। देखो जो ऑब्जेक्ट, जैसे कि अगर मैं बोलूँ मैंने कंपनी खोली है, मैं कोई भी गलत काम कर रही हूँ, ठीक है, मैंने जो कंपनी खोली है वो इमोरल है, कोई भी मैं गलत काम कर रही हूँ, ऐसा जो है इलीगल काम कर रही हूँ, तो क्या है, किसी भी कंपनी का ऑब्जेक्ट जो है वो इमोरल नहीं होना चाहिए और जो कंपनी ऑब्जेक्ट्स जिस ऑब्जेक्ट से उस कंपनी ने खोला है वो लीगल होना चाहिए। दोनों पॉइंट सेम ही है। इन शॉर्ट, आप जिस ऑब्जेक्ट से अपनी कंपनी खोल रहे हो वो लीगल होना चाहिए, इलीगल नहीं होना चाहिए। ठीक है, देन अल्टरनेशन ऑफ ऑब्जेक्ट क्लॉज। ऑब्जेक्ट क्लॉज में क्या है, इसमें चेंजेस हम कैसे लेके आ सकते हैं? A company must pass a special resolution and obtain the permission of company law board। जो कंपनी है उसको स्पेशल रिजोल्यूशन पास कराना है और साथ ही साथ स्पेशल परमिशन ऑब्टेन करनी है, किससे? कंपनी लॉ बोर्ड से। बहुत इजी है। आपको कंपनी का अगर आपको ऑब्जेक्ट क्लॉज में कोई चेंजेस कराने हैं तो आपको स्पेशल रेजोल्यूशन, अगेन मेजॉरिटी चाहिए और साथ ही साथ आपको एक परमिशन ऑब्टेन करनी पड़ती है कंपनी लॉ बोर्ड से जब अपना ऑब्जेक्ट चेंज करा रहे हो। क्योंकि अगर कंपनी लॉ बोर्ड ये देखेगी जो आप अपना दूसरा ऑब्जेक्ट जो आपने चेंज कराना चाहते हो वो लीगल है कि नहीं है, इमोरल है कि नहीं है, तो वो चीज़ वो कंपनी लॉ बोर्ड देखेगी, उसके बाद ही आपको जो है ऑब्जेक्ट लॉज में चेंजेस कर सकते हो। ठीक है, तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। अगर आपको इस पूरी वीडियो में कोई भी डाउट आता है फ्रेंड्स तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं, कमेंट करके मुझे बताइए। एंड अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो फ्रेंड्स प्लीज़ लाइक करिए और मेरी वीडियो को शेयर करिए और साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच। आप लोग मुझे ऐसे ही सपोर्ट करिए एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू।